Hello students, myself Ritesh Kaushik. Welcome you all in chemistry classes by Nitesh sir. बेटा आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन आपका हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक आपका एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेटा क्या होता है, देखो सबसे पहले आप क्या स्टडी करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास एक्चुअली में है क्या, आप देखोगे क्या। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि कोई भी आपका एलिमेंट है जिसका मास आपको निकालना है, ठीक है, उसका मास नंबर ऑफ टाइम कितना हैवी है कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में, ठीक है, टेकन एज कार्बन 12, ठीक है, तो वो उसका क्या माना जाता है, एटॉमिक मास माना जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम एन एलिमेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट इज हैवियर देन द कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, इसका एटॉमिक मास। स्टार्टिंग में यही डेफिनेशन आपकी है। नेक्स्ट क्या बोला अब यहाँ पे, अब एटॉमिक मास था, उसको मेजर करने के लिए आपके पास अलग अलग यूनिट आई। तो आपके पास एक यूनिट आई एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूनिट जो आप लेके चलते हो एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ये एएमयू क्या है, ठीक है, अब एएमयू में क्या है बेटा कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो आप मेजर करते हो वो कितना नंबर ऑफ टाइम हैवियर है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप के। तो वो क्या है कि वो एटॉमिक मास यूनिट, सिंगल यूनिट मास की। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं यहाँ पे एएमयू क्या है, बोलो कि एएमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप की कितना है। अब ये कार्बन 1/12 क्यों लिया हमने बेटा, क्योंकि देखिए आपके पास इससे पहले भी एक टर्म आई आपके पास, और वो पहले क्या माना जाता था कि कोई हाइड्रोजन एटम से कितना हैवी है कोई एलिमेंट। तो बेटा हाइड्रोजन एटम का जो मास आपके पास था वो था आपके पास 1.008 नॉर्मली मानते थे एटॉमिक मास। तो अगर हम इसके कंपैरेटिव देखते हैं तो बेटा ये आपके पास जो 100 टाइम जब आप करते हो तो इसकी वैल्यूज में फ्रैक्शन आ जाता है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेशन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ आती है इसका मास निकालना। लेकिन कार्बन का जो मास माना गया है, जो फाइंड आउट हुआ बेटा अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मास बोर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास का मेजरमेंट अलग अलग तरह से हम करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है, इसका जो मास आया वो आया 12.000 यानी कि एब्सोल्यूट 12 वैल्यू। तो जब हम कार्बन 12 का 1/12 करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 1.00 यानी कि एब्सोल्यूट 1 वैल्यू आती है। यदि एब्सोल्यूट 1 आई तो ये 1 आपकी क्या मानी गई, इसको आप स्टैंडर्ड आप क्या माना, एएमयू माना, एटॉमिक मास यूनिट माना गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे, एएमयू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम क्या हो गया इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट, किससे भाई, ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें भाग के जो बराबर होता है वो क्या होता है, एएमयू माना जाता है बेटा। क्यों माना गया वो मैंने बता दिया। अब क्या हुआ, आपके पास जो एटॉमिक मास था उसका और एक्यूरेट वर्जन आपके पास है। अब एएमयू से इंस्पायर होके आगे आपके पास क्या है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास, एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज रिलेटिव मास क्या होता है बताऊंगा, रिलेटिव मास ऑफ एन ऑफ इट्स एटम्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो क्या होता है, उसका एवरेज रिलेटिव मास होता है, और वो मास कार्बन 12 आइसोटोप से कितने नंबर ऑफ टाइम हैवियर है वो आपका क्या माना जाता है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट माना जाता है। अब ये एटॉमिक, ये क्या है आपके पास यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। अब बेटा जो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस दे हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से कोई आइसोटॉप जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, कम स्टेबल है वो कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एवरेज लेते हैं बेटा। अब एवरेज कैसे लेते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं बेटा। देखिए एवरेज कैसे लेंगे, उसके लिए आपके पास क्या होता है, जो एटॉमिक एवरेज मास होता है, मान लिए यहाँ पे मास ले रहे हो तो एवरेज के लिए क्या करते हो, ए बार या मास निकालोगे। तो ये किसके बराबर होता है, आपके पास समेशन होता है बेटा। किसका समेशन होता है आपके पास, यहाँ पे परसेंटेज कितनी है यानी कि पी है। आपके पास क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट कितनी है आपके पास वो होता है बेटा ये, ठीक है, यानी कि पी आई आपके पास। अब उस परसेंटेज मास का मास कितना है यानी कि ए आई आपके पास कितना है, और इसके बाद आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो बेटा कितने से, आपके पास परसेंटेज कितने में से होती है, पर 100 में से होती है। तो ये, तो दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है,
यानी कि क्या है ये देखिए, एवरेज मास आपने निकालना है किसी भी एलिमेंट का। अब उसके मान लिया 2 3 4 आइसोटोप होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो मास ऑक्यूपाई करते हैं ना। वो कितना परसेंट वो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो, और उसके कितना मास उसका है आइसोटोप का, वो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इतने कितने ऐसे एलिमेंट है उनका सम अपॉन में 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 परसेंटेज आउट ऑफ 100। या फिर क्या मान सकते हो, परसेंटेज नहीं लेना है अपने, फ्रैक्शन ले लो, जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो उसका मास है वो कितना है अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो आपके पास टोटल होगा, तो टोटल आपके पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की तरह 1 माना जाता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा हम एवरेज एटॉमिक मास को। लेट हमारे पास क्या है, एक आपके पास डेफिनेशन क्या कहता है, बोरोन आपके पास है बेटा। ठीक है, बोरोन आपके पास जो है नेचुरली ऑकरिंग बोरोन आपके पास है बेटा, 2 आइसोटॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 आइसोटॉप आपका है जो उसका एटॉमिक उसका मास दे रखा है आपके पास यहाँ पे, 2 नेचुरली ऑकरिंग आपकी सब्सटेंसेस हैं इसमें। जो पहला है उसका मास दे रखा है बेटा 10.01। बोरोन है बेटा 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका मास दे रखा है 10.01। ठीक है, और जो दूसरा आइसोटोप इसका है बोरोन का, ठीक है, उसका मास दे रखा है आपको कितना, 11.01। ये एक आइसोटोप आपका बोरोन का, ये दूसरा आइसोटोप। कहता है जो नेचुरली ऑकरिंग बोरोन अगर आपके पास है और उसका एग्जैक्टली जो नेचुरली मास जो उसका ऑकर करता है वो मास अगर 10.81 हो, मतलब बोरोन का एग्जैक्ट मास कितना हो, 10.81 हो, तो इन दोनों की परसेंटेज बताइए कितने कितने परसेंट आपके पास है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सीधी सी बात है, लेट जो आपके पास 10.01 मास वाला जो बोरोन है, लेट उसकी परसेंटेज कितनी है बेटा, x% आपके पास है। और जो आपके पास 11.01 मास वाला बोरोन है उसका परसेंटेज कितना हो गया बेटा, अगर ये x है तो ये 100 - x हो गया। तो क्या करोगे, तो इनमें सब क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास अब क्या बचा। ठीक है, अब आपके पास ये तो x% है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज तो में दे रखा है ये है, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप 10.01 इंटू x प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस x, ठीक है, अपॉन में 100 किसके बराबर हो गया, ये आपके पास हो गया भाई आपके पास 10.81। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10.01x प्लस में ये क्या हो गया बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1101 माइनस में 11.01x अपॉन 100, अपॉन 100 को उधर लेके जाएंगे, ये हो गया 180 सॉरी, ठीक है 1081 हो जाएगा आपके पास। तो यहां से बेटा x को सोल्व करेंगे आप, तो जब x को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो आ जाएगी 20। इसका मतलब कि आपके पास जो 10.01 मास वाला आइसोटॉप था, आइसोटॉप हैविंग परसेंटेज कितना आ गया, 20% आ गया। दैट मीन्स आपके पास जो 11.01 मास वाला आइसोटॉप है, मास वाला आइसोटॉप जो आपके पास है कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे ये आ गया, ऑब्वियस सी बात है 80% आ गया। तो इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास से आप अलग अलग चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज से आप एवरेज निकाल सकते हो। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं ग्राम मोलिकुलर मास। आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास है रिलेटिव मास के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और इसी तरह से आपके पास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास होता है, मतलब मास ऑफ एनी मोलिक्यूल इन ग्राम। नॉर्मली हम ये बोलेंगे, या किसी एटम है तो आप एटॉमिक मास बोलोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो बेटा ये क्या होता है, सिंपल सा अगर हम बोले, अभी एटॉमिक मास तो आपने पढ़ा है, तो ये होता है बेटा क्या है कि द मास ऑफ एन एटम expressed in ग्राम्स, दैट्स इट। किसी भी एटम का मास जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं बेटा।
अब इसमें एक और टर्म आपके पास होती है, जैसे 1 ग्राम एटम, आप बोलते हो 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मीन्स होता है बेटा कि आपके पास जो 1 मोल आपके पास एटम है उनका मास आपके पास, यानी कि उसका क्या है भाई, टोटली मास। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, लेट मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मेरे पास सोडियम एटम है, ठीक है। तो सोडियम एटम मेरे पास है और मैं बोलूं कि भाई इसका 1 ग्राम एटम का मास बताइए, तो वो बेटा 23 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि 1 मोल के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि इसका मास कितना होगा, तो नॉर्मली मैं बोलूंगा इसका मास होगा 23 यूनिट, क्योंकि अभी मैंने ग्राम में नहीं पूछा मास, इसका ग्राम में होगा, तो इसको बोलेंगे 23 यूनिट मास होगा इसका। अब वो यूनिट हम किस टर्म में लेना चाह रहे हैं वो मैटर करेगा यहाँ पे। तो इसको आप बोलते हो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इन ग्राम। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम एटम लिखा आ जाए तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल के बराबर। तो ये आप कई बार मिस्टेक करते हैं, कई बार आता है बेटा एग्जाम में पेपर में, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब है मोलिकुलर मास क्या होता है। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास क्या होता है। जैसे हमने एटॉमिक मास को स्टडी किया है, क्या स्टडी किया था कि मास ऑफ एन एटम नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। तो ऐसे यहां पे होगा क्या बेटा कि तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू या डिफाइंड एज मास of a molecule or compound that number of times heavier than mass of carbon 12 isotope या carbon 12 taken as 12, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का। या तो ये बोल दो या फिर क्या बोल दो कि कोई एलिमेंट जो है वो कितना नंबर ऑफ टाइम हैवियर है, कितना 1/12, ठीक है, 12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12th पार्ट के कितना नंबर ऑफ टाइम कोई एलिमेंट हैवी है, वो उसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास क्या हो सकते हैं बेटा, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलोगे, मोलिक्यूल। अब इसमें आता है आपके पास इसी में, अब मोलिकुलर मास अभी हमने ग्राम में नहीं बताया है, हमने नॉर्मली बताया है। तो अगर मैं यहां पे आपको बोल दूं कि व्हाट यू मीन बाय ग्राम मोलिकुलर मास, अब वहां पे जैसे आपके पास ग्राम एटॉमिक मास था, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GAM। यहां पे आपके पास ग्राम मोलिकुलर मास, इसको लिखते हो GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। ये क्या होगा बेटा कि भाई मास ऑफ अ मोलिक्यूल और कंपाउंड इन ग्राम, मास ऑफ ए मोलिक्यूल और कंपाउंड इन ग्राम्स, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम मोलिकुलर मास बोल देंगे। तो बेटा ग्राम मोलिकुलर मास हमारे पास है। अब ये एटॉमिक मास कैसे निकालते हो, ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकालते हो, तो हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास की। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इनमें। जैसे मान लिया आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन एटम आपके पास होता है, तो हाइड्रोजन का आप कितना लेते हो, 1। अगर आप एटॉमिक ग्राम में देख रहे हो तो 1 ग्राम लेते हो आप इसका मास, ठीक है, मास नंबर बोल दो या मास इसका ग्राम में लेते हो बेटा। अगर वैसे बोलेंगे हम सिंपल, यानी कि यूनिट सिंपल बोलेंगे कि इसकी मास यूनिट में बताओ, तो इसका 1 यूनिट बोलेंगे आप, यानी कि 1 U। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये किसमें है बेटा आपके पास है तो ग्राम में। ऐसे ही हीलियम आपके पास है बेटा 2,4 ये होता है, तो इसका मास हो जाएगा 4 ग्राम इन ग्राम में लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे यूनिट में बोलोगे तो 4 यूनिट मास होता है, यानी कि 4U बोल दोगे इसको। ऐसे ही आपके पास लिथियम होता है बेटा, लिथियम आपके पास 7 हो जाएगा इसी तरह से। तो आपके पास ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा,
ठीक है, आपके पास ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही आपके पास फेमस क्या है बेटा आपके पास, बोलो। ज्यादा जो काम आता है वो आते हैं आपके पास कौन कौन से, कार्बन जैसे आता है बेटा 612 होता है। तो कार्बन का जो मास होता है ग्राम में देखेंगे तो 12 ग्राम बोलोगे, और यूनिट में बोलोगे तो 12 यूनिट आपके पास होता है, यानी कि 12 यू। ठीक है, या इसकी जगह पे कई बार आता है जब एएमयू में बोलना होता है तो एएमयू एटॉमिक मास इंडिकेटर में बोलोगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो गया। फिर नाइट्रोजन आपके पास हो गया 714 आपके पास हो गया, ऐसे ही ऑक्सीजन हो गया 816 आपके पास हो गया बेटा, ऐसे ही फ्लोरीन हो जाएगा, ऐसे नियोन हो जाएगा आपके पास, ऐसे ही आपके पास सोडियम हो जाएगा। सोडियम का ज्यादा यूज होता है बेटा, सोडियम 1123 एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर ये, तो इसका मास 23 ग्राम हो जाएगा। अगर ग्राम में लोगे, अगर वैसे लोगे तो 23 यूनिट हो जाएगा, या फिर 23 AMU। तो इस तरह से आप इसके मास को डिफाइन करते हैं। ये तो था ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास की टर्म। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा किसको, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जो स्टडी करेंगे वो है ग्राम मोलिकुलर मास को कैसे होगा। तो आपके पास है मोलिक्यूल है, सबसे छोटा मोलिक्यूल लेते हैं, H2 आपके पास है बेटा। तो H2 में ये आपके पास टोटल मोलिक्यूल है, तो 1-1 ग्राम इनका होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 ग्राम। अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो एक टर्म आती है, जैसे मैंने अभी बताया था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास आपको बताया मैंने अभी, तो वो क्या है बेटा, अगर हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम, दैट मींस 1 मोल ऑफ दैट एटम के मास, यानी कि 1 मोल के इक्वल होगा। ऐसे ही यहां पे आएगा, क्या आएगा 1 ग्राम मोलिक्यूल। अगर 1 ग्राम मोलिक्यूल आ जाएगा, इसका मतलब होता है बेटा 1 मोल ऑफ दैट मोलिक्यूल। 1 मोल मोलिक्यूल के बराबर होगा उसका मास बेटा हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपके पास और बहुत सारे हैं अलग अलग हम देखेंगे। जैसे आपके पास लेट H2O है बेटा, ठीक है, ट्राई एटॉमिक है, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे बेटा, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन बेटा 1 है, कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया बेटा टोटल 18 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर मास इसका। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास O2 होता है बेटा, O2 आपके पास कितना है 16, एक का होता है 2 है, तो कितना हो गया बेटा 32 ग्राम। ऐसे ही आपके पास NH3 होता है बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 है टोटल, कितना हो गया 17 ग्राम। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके पास बहुत सारे, N2 आपके पास है बेटा, कितना हो जाएगा 14, एक नाइट्रोजन का होता है, 2 नाइट्रोजन है, कितना हो गया भाई 14, आपके पास कितना हो गया 28 ग्राम। ऐसे ही आपके पास HCl है, मान लिया HCl में हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है बेटा आपके पास 35.5, और ये कितना हो गया 36.5 आपके पास हो गया बेटा। ऐसे ही आप क्या करोगे, आपके पास मान लिया CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो जितना भी मैं बता रहा हूं बेटा, ये सब क्या है एवरेज एटॉमिक मास होते हैं, या एवरेज मोलिकुलर जो मास लोगे वो होते हैं। एवरेज होता है ये हमेशा, एवरेज क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट आइसोटोप आपके कई अलग अलग होते हैं, तो उनका एवरेज मिला के जो मास बनता है तो वो आपके पास होता है ये सब। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना, कैल्शियम का होता है बेटा 40, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, हो गया 3 जा, कितना हो गया बेटा 100 हो गया आपके पास, बोलो। अब 100 यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, 12 हो गया 48, हाँ ये 100 ग्राम आपके पास हो गया। ऐसे ही आपके पास H2SO4 है भाई, H2SO4 में क्या करोगे 2 into 1, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। सल्फर कितना हो गया बेटा 32 होता है सल्फर, कितने हैं 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने हैं बेटा 4 है, कितना हो गया 98 ग्राम आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पास हैं जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, जिनका मास आपने कैलकुलेट करना है।